Good morning students. In today's class we are continuing the topic named Principles of Management. As you know, in last class we have discussed about several principles of management propounded by Henry Fayol. So in today's class we are revising those principles which we are covered in last classes. ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इन प्रिंसिपल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में. ठीक है, in last class we have discussed about some basic introduction of principles, techniques, definitions, and we have started principles of Henry Fayol. The first principle is principle of division of work. According to this principle, the work should be divided among the employees according to their specialization. कि employees में specialization के according हमें work divide कर देना चाहिए. benefit हमें ये मिलता है कि जो employee होता है वो अपनी पूरी efficiency को use करके आपका goals को achieve करने में आपको help कर देता है. Is it clear? Now the second principle was authority and responsibility. ऑथोरिटी मीन्स पावर टू डू वर्क. कि जब हमें टॉप से कुछ पावर दे दी जाती है ताकि हम हमारे वर्क को एग्जीक्यूट कर सके, कंप्लीट कर सके, तो हमने इसी को कहा था ऑथोरिटी. एंड हम बात कर रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऑथोरिटी के साथ चलती है. क्यों? क्योंकि अगर पावर मिली है तो उसे आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं इसकी जवाबदेही आपकी हो जाती है. नाउ द थर्ड प्रिंसिपल वाज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स सेट ऑफ रूल्स जब फॉलो करते हैं, जो पॉलिसी बनी हुई है उसे फॉलो करेंगे तो हम उसी को कहते हैं डिसिप्लिन. ठीक है, सो डिसिप्लिन में रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, मेथड्स, प्रोसीजर हमें फॉलो करने होते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहे. डिसिप्लिन से वर्क जो है वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैनर में होगा, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट प्रिंसिपल वाज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि एट अ टाइम एक बार में एक एम्प्लॉय को एक ही पर्सन ऑर्डर देगा. ठीक है, जिससे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कोई जिसे हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, क्लैरिटी रहेगी. ठीक है, एम्प्लॉयज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचकर नहीं जा सकता. तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल which name is principle of unity of command. Is it clear? The next principle was unity of direction. Unity of direction means कि जो ग्रुप पर्सन्स होंगे जिनके सेम गोल होंगे उन्हें एक ग्रुप में देंगे. ग्रुप में आने के बाद एक लीडर होगा जो कि इन्हें कॉमन डायरेक्शन में लेकर जाने का काम करेगा. कॉमन डायरेक्शन मीन्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसी को हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट एट अ टाइम एन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर. ठीक है, लेकिन बात करें हम लोग यहाँ तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है पूरे ग्रुप को सिंगल डायरेक्शन में लेकर जाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वाज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल्स प्रायोरिटी जो होगी वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल होगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है, सो अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होनी चाहिए. इज इट क्लियर? Next, employees remuneration. Employees remuneration means
कि एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया जा रहा है वो फेयर होना चाहिए। दैट मीन्स जितना वो हार्ड वर्क करे उतना तो पेमेंट मिलना ही चाहिए। अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा, और एक अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय कभी भी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, centralization and decentralization. According to this principle, there should be a balance of centralization and decentralization. That means कुछ पावर होती है वो concentrate होनी चाहिए few hands central, मतलब अपने top level authority के पास, और बाकी जो पावर्स है वो डेलीगेट करनी चाहिए ताकि हम कोई अपने लेवल पर डिसीजन ले सके। तो there should be a balance of centralization and decentralization. Next principle was, और आज का जो अपनी क्लास का मेन टॉपिक है जिसे हमने स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स अ चेन सिस्टम और अ कम्युनिकेशन सिस्टम विच डिफाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, विच डिफाइंस कम्युनिकेशन चेन सिस्टम, विच डिफाइंस फ्लो ऑफ ऑर्डर्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। कि एक ऐसा सिस्टम जो डिफाइन करता है कम्युनिकेशन का चेन क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम जो डिफाइन करता है कि ऑर्डर्स टॉप से लोअर तक किस फॉर्म में चलेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, कौन आपका सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, इस रिलेशन को जो डिफाइन करता है उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है, इस तरह का हमने एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ दो डिपार्टमेंट हो गए जिनका एक हेड है। ठीक है, अब इस चेन सिस्टम में हमने डिफाइन किया कि अगर बात ए से बी तक जानी है तो क्या फॉर्मेट होगा, ए विल कम्युनिकेट टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई। सेम फॉर्मेट है, ए डायरेक्टली ई से बात नहीं करेगा। इसी तरीके से जब ए को रिपोर्ट देनी होगी अपने फंक्शंस की तो ई कम्युनिकेट टू डी, डी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। ठीक है, now how inter department communication will be done? सेम प्रोसेस है। अगर सपोज ई को एस से बात करनी है तो ई बात करेगा डी से, डी बात करेगा सी से, सी बात करेगा बी से, बी ए से पी, क्यू आर एस, इस तरह से कम्युनिकेशन किया जाएगा। सेम अब एस को रिप्लाई करना है। ठीक है, तो एस कैसे करेगा, एस से करेगा आर, आर से क्यू, क्यू से बी, बी से ए, और फिर यही फॉर्मेट तक वापस आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये प्रोसेस तो बहुत लेंथी हो गई, टाइम पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, बहुत सारे ड्रॉबैक्स फेस करने होंगे। देखो एक्चुअल में क्या है कि हमें दिख रहा है लेकिन मेल के थ्रू ये काम होता है, मेल में इन सबको रेफरेंस में रखा जाता है, सीधे मेल चली जाती है। ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। लेकिन बात ये हो रही है कि ये सिस्टम क्यों बनाया गया। ये सिस्टम बनाया जाता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर किसी को पता नहीं है या आपने डिफाइन नहीं किया कि सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, किससे ऑर्डर्स मिलेंगे, किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, तो एक रश वाली हालत हो जाएगी। कोई किसी से भी बात करने जा रहा है, कोई किसी से भी ऑर्डर ले रहा है। सो दिस सिस्टम मेक्स डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, अगर अब क्वेश्चन ये आ जाता है सर हमेशा यही प्रोसीजर होगा, नहीं। एक्चुअल में क्या है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सपोज डी को बात करनी है आर से, ठीक है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई रिपोर्ट लेनी है, ठीक है, तो इस केस में डी कैन कम्युनिकेट टू आर डायरेक्टली बट विद द अप्रूवल ऑफ सी। अपने सुपीरियर एक सुपीरियर की लेनी है बस अप्रूवल, और वो सीधे आर से बात कर लेगा। इस चीज को हम कहते हैं गैंग प्लान, कहेंगे गैंग प्लान। ठीक है, कि दो ग्रुप को जोड़ने के लिए हमने जो अपनाया है इसी को हमने कहा गैंग प्लान। इज इट क्लियर? इस प्रिंसिपल की बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अब देखो यहां दो प्रिंसिपल आते हैं। एक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सर दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले तो समझो कि ये ऑर्डर कमांड वाला नहीं है, आदेश वाला नहीं है।
ऑर्डर का मतलब होता है जैसे हमारे घर में सब चीजें प्रॉपरली अरेंज्ड होती है, तो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर की मतलब सब कुछ अरेंज्ड होना चाहिए, वो वाला ऑर्डर है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में हर रिसोर्स का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसे जिस राइट टाइम और राइट प्लेस पर यूटिलाइज किया जा सके। बेनिफिट यही होता है, ठीक है। ऑर्डर मीन्स देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर ईच ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट शुड बी एट इट्स प्लेस एंड राइट पर्सन शुड बी इन द राइट प्लेस। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, दोनों ही रिसोर्सेज का राइट प्लेस पर होना जरूरी है, सो दैट दे कैन बी यूटिलाइज्ड इन एप्रोप्रिएट मैनर। The purpose of this principle is that proper function should be assigned to appropriate persons. The work is properly executed and the execution is in control, thereby increasing the working capacity of the organization. Right time और right place पर सब कुछ अवेलेबल है, तो आपका टाइम बचता है, टाइम से आपकी प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कर सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग घर में देखते हैं कि मतलब पहले जब आप स्कूल आते थे तो आपको अपने पूरी यूनिफॉर्म कंप्लीट यूनिफॉर्म में आना होता था, आपको अपना बैग अरेंज करना होता था। अगर सपोज आपके नोट्स जो आपने स्कूल के लिए लेकर जाने वो प्रॉपरली सही जगह नहीं रखे हुए, आपके पास आपकी टाई नहीं है, बेल्ट नहीं है, आपको सॉक्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको टाइम लगेगा और आप स्कूल के लिए लेट हो सकते हैं। लेकिन सोचिए कि आपने उनको पहले से अरेंज करके रख दिया, तो आप क्या होगा, राइट टाइम और राइट प्लेस पर यूटिलाइज करोगे, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। टाइम जो है वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम इज मनी, ठीक है। नाउ दिस प्रिंसिपल कंप्लीट्स, वी विल I will start a new topic, new principle, sorry, which name is principle of equity. Equity means कि सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए हमें इक्वल वर्क या इक्वल रूल्स होने चाहिए, इक्वल पैकेज होना चाहिए, ताकि लोगों में सेटिस्फेक्शन बना रहे। मोस्टली आज के टाइम में मिलता नहीं है, ठीक है, कि सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को आप इक्वल पैकेज पे रखो, प्रॉब्लम्स आ जाती है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि घर में बात आ जाती है कि पापा आपने तो, जैसे दो भाई बहन लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एक को डांट दिया तो कहते हैं आप तो मेरे को ही डांटते हो। इक्वलिटी की बात जहां आ गई ना वहां डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है, सॉरी, जहां इक्वलिटी नहीं होगी वहां डिससेटिस्फेक्शन की बात आ जाती है। तो इस प्रिंसिपल में भी यही है कि अगर आप एम्प्लॉय के साथ इक्वल बिहेवियर नहीं रख रहे हो, लाइक एक दोनों ने गलती की बट आपने एक को पनिश कर दिया, तो ऐसे केस में डिससेटिस्फेक्शन होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा तो काम भी अच्छे से कंप्लीट नहीं करेगा। इक्विटी इज अ मिक्सचर ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस, कि जस्टिस और काइंडनेस दोनों का मिक्सचर है। इक्विटी मीन्स ऑल द पर्सन शुड बी लुक्ड आफ्टर इन इक्वलिटी एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द रेम्यूनरेशन एंड पनिशमेंट सिस्टम, ठीक है, कि रेम्यूनरेशन और पनिशमेंट सिस्टम में कोई डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल मीन्स कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं, अपने पास एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो उसे स्टेबल रखिए। स्टेबल मीन्स एक प्लेस पर रखिए, ना तो उसका डिपार्टमेंट चेंज होना चाहिए, ना ही बहुत जल्द उसे टर्मिनेट कर देना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो चलो सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें अनस्किल्ड लोगों की जरूरत है, लेकिन अगर स्किल्ड लेबर चाहिए, एमएनसी में है, तो आप एक देखिए सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आपको इंटरव्यू के कई लेवल फेस करने होते हैं, उसके लिए बाहर की जो फर्म्स होती है, कंसल्टेंसी फर्म्स, उन्हें भी बड़ा अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। देन आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो देखा जाए तो कंपनी का बहुत खर्चा लग जाता है नए एम्प्लॉयज को लेकर आने में। तो इस खर्चे से अगर बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि एम्प्लॉयज आपके लिए लॉयल रहे, लॉयल्टी कब आती है, जब आप लॉन्ग टाइम तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो,
तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमें एम्प्लॉयज को स्टेबल रखना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए, उनसे बातचीत लगातार करते रहना चाहिए, डिपार्टमेंट्स नहीं चेंज करनी चाहिए बहुत जल्दी। एक टाइम के बाद कर सकते हो ताकि वो नई टास्क सीख सके, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए ताकि वो एक एरिया में तो एटलीस्ट एफिशिएंट हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक टास्क कंप्लीशन के ड्यूरेशन में तो उसे स्टेबल होना ही होना चाहिए। विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स, फिर से बता रहा हूँ, एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स कि एम्प्लॉय को रिक्रूट करने से आप वर्किंग स्टार्ट होने तक के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एम्प्लॉय टर्नओवर होते हैं, प्लस जो एम्प्लॉय जा चुका है उसकी जो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है वो भी हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर का ही पार्ट माना जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हुए हैं, आप इन्हें रिवाइज करते रहिए, कोई डाउट आए आप क्लियर कीजिए। थैंक यू।